उसको इस तरह का एक रूप दिया जाएगा जिससे कि आम जनता को भी पता लग सके कि राजस्थान सरकार किस तरह के नवाचार प्रदेश की जनता के लिए कर रही है। खासकर जो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग प्रयोग किए गए हैं एक जनता के जीवन को बेहतर करने के लिए, समृद्ध राजस्थान बनाने के लिए जो अलग अलग प्रयोग किए गए अलग अलग विभागों में, उन सभी विभागों के नवाचारों की एक लघु प्रदर्शनी के रूप में आपको आज पूरा तस्वीर आपको RIC में नजर आएगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का उद्बोधन भी रहेगा जिसमें वो ये भी बताएंगे किस तरह नवाचारों से राजस्थान के जो विजन डॉक्यूमेंट्स को लेकर राजस्थान सरकार चल रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर चल रही है, वो किस तरह आगे बढ़ता जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर कॉन्क्लेव राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। नवाचार दिवस स्टार्टअप कॉन्क्लेव रखा गया है। पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन हो गया है। 91 साल की उम्र में शिवराज पाटिल का निधन हो गया है। 2004 से 2008 तक गृह मंत्री रहे शिवराज पाटिल। 1991 से 1996 तक लोकसभा के 10वें अध्यक्ष रहे। पंजाब के राज्यपाल भी रह चुके हैं शिवराज पाटिल। 2010 से 2015 तक चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में भी वे कार्य कर चुके हैं। 2008 मुंबई हमलों के बाद व्यापक आलोचना यहां पर हुई थी। इसके चलते पाटिल ने 30 नवंबर 2008 को गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। हमलों के लिए जिम्मेदार सुरक्षा चूक की नैतिक जिम्मेदारी उन्होंने ली थी। तो पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन हो गया है। 91 साल की उम्र में अंतिम सांस उन्होंने ली है। तो आपको बता दें कि वे पंजाब के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो 2008 मुंबई हमलों के बाद व्यापक आलोचना उनकी हुई थी। उसके बाद उन्होंने गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। 30 नवंबर 2008 को शिवराज पाटिल ने गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। और अब आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर है, जहां आंध्र प्रदेश में भीषण बस हादसा हो गया है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में जो बस है वो खाई में गिर गई। बस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। 7 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। तो आंध्र प्रदेश में भीषण बस हादसा हुआ। बस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। 7 लोग इसमें घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है। और अब मध्य प्रदेश से खबर है, जहां मध्य प्रदेश में 2 नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। 2 कुख्यात नक्सलियों ने सरेंडर यहां पर किया है। दीपक और रोहित ने सरेंडर किया है। दीपक पर 29 लाख रुपए का इनाम था। नक्सलियों ने CRPF कैंप में हथियार भी डाले हैं। तो मध्य प्रदेश से खबर है, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। दीपक और रोहित ने यहां सरेंडर किया है। आपको बता दें कि दीपक पर 29 लाख रुपए का इनाम था और नक्सलियों ने अब CRPF कैंप पर हथियार डाल दिए हैं। जयपुर से खबर है, जहां विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि SIR कार्यक्रम को लेकर VC के जरिए बैठक होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दोपहर 3 बजे VC के जरिए आज बैठक लेंगे। सभी संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर VC में शामिल रहेंगे। तो SIR पर आज VC के जरिए बैठक होने वाली है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक लेंगे। सभी संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर इस बैठक में VC के जरिए शामिल होंगे। तो जयपुर से खबर, जहां विशेष गहन पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम को लेकर आज VC के जरिए बैठक होने वाली है। तो जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज होगी। 11:30 बजे से प्रदेश कार्यालय ज्योति नगर जयपुर में ये बैठक जो है वो आयोजित होने वाली है। कर्मचारी हितों, लंबित मांगों एवं संगठन की आगामी रणनीति पर अहम निर्णय इस बैठक में लिए जाएंगे। तो राजस्थान वाटर वर्कर्स कर्मचारियों की आज बैठक होगी। 11:30 बजे प्रदेश कार्यालय ज्योति नगर जयपुर में ये बैठक आयोजित होगी। कर्मचारी हितों, लंबित मांगों एवं संगठन की आगामी रणनीति पर इस बैठक में अहम निर्णय लिए जाएंगे।
और अब जयपुर से खबर है, जहां आरपीएससी की एपीओ भर्ती परिणाम जारी हो गया है। सिर्फ 4 उम्मीदवार क्वालिफाई यहां पर हुए हैं। 181 पद पर मात्र 4 चयनित। आरपीएससी का अब तक का सबसे चौंकाने वाला रिजल्ट ये रहा है। नए नियमों का बड़ा असर, हर पेपर में 40% अनिवार्य है। SC/ST को 5% छूट, फिर भी अधिकतर अभ्यर्थी यहां फेल हुए हैं। 93% उपस्थिति के बावजूद सीटें खाली रह गई। 2747 में से 2558 ने परीक्षा दी। रिजल्ट में सिर्फ 4 पास हुए हैं। ओबीसी, SC/ST सहित अधिकांश वर्गों का खाता भी यहां पर नहीं खुल पाया है। आरपीएससी सचिव का कहना है कि नियमों से समझौता नहीं होगा। अभ्यर्थियों में नाराजगी देखी जा रही है। परीक्षा पैटर्न पर भी यहां सवाल उठे हैं। 181 पदों का भविष्य अधर में है। अगली कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कुणाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, आरपीएससी की एपीओ भर्ती परीक्षा के जो परिणाम है वो हो गए हैं और इसमें सिर्फ 4 उम्मीदवार हैं वो क्वालिफाई हुए हैं। 181 पदों में से सिर्फ 4 जो उम्मीदवार हैं वो क्वालिफाई हुए हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी है? परीक्षा के आयोजन में जो उपस्थिति थी वो 93% रही थी। करीब 2500 अभ्यर्थियों द्वारा इस परीक्षा को दिया गया था परीक्षा केंद्रों पर जाकर। लेकिन इसका परिणाम चौंकाने वाला है। 2500 बच्चों में से महज जो 4 अभ्यर्थी हैं वो क्वालिफाई कर पाए और 4 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि इसमें आपको बता दें कि आरपीएससी द्वारा क्राइटेरिया तय कर दिया गया है कि जो भी 40% जो मिनिमम मार्क्स से 40% आपको लाने पड़ेंगे। तो आश्चर्य की बात यह है कि 2500 में से महज 4 अभ्यर्थी ऐसे थे जो 40% का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर क्रॉस कर पाए। अगर हम बात करें तो इसमें ओबीसी, SC सहित कई वर्गों की जो है कई अन्य वर्गों का तो यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है। इस पूरे मामले पर आरपीएससी सचिव है, उनका कहना है कि जो नियम है वो सही नियम है और नियमों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि आरपीएससी की दूसरी परीक्षा है। इससे पहले पॉलिटिकल साइंस की जब परीक्षा हुई थी उसमें भी इस तरह का जो है नजारा देखने को मिला था। अब अभ्यर्थी कह रहे हैं कि आखिर किस पैटर्न पर जो है आरपीएससी काम कर रहा है। लेकिन ज्यादातर लोगों में इस चीज को लेकर सकारात्मक जो है सोच है कि जो आरपीएससी अपनी परीक्षा बना रही है और इससे जो अधिकांश जो है पढ़ाई करने वाले जो छात्र हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट होंगे। लेकिन 128 अगर हम इस भर्ती परीक्षा की पर्टिकुलर बात करें तो 181 पदों पर ये निकली थी। लेकिन इसमें महज 4 पद जो है भरे गए हैं और 4 अभ्यर्थियों को सिलेक्शन हुआ है। कुणाल, इस तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर से खबर है, जहां एबीवीपी जयपुर प्रांत की प्रेस वार्ता आज होगी। दोपहर 1 बजे प्रेस ब्रीफिंग होगी। विद्यार्थी भवन एबीवीपी कार्यालय में इसका आयोजन होगा। केंद्रीय कार्य समिति सदस्य अभिनव सिंह प्रेस वार्ता में संबोधित करेंगे। तो एबीवीपी जयपुर प्रांत की प्रेस वार्ता आज होगी। दोपहर 1 बजे प्रेस ब्रीफिंग होगी। तो विद्यार्थी भवन एबीवीपी कार्यालय में इसका आयोजन होगा। केंद्रीय कार्य समिति सदस्य अभिनव सिंह इस दौरान संबोधित करेंगे। और अब दिल्ली से खबर है, जहां दिल्ली के शाहदरा इलाके में फायरिंग हुई है। डेयरी मालिक के बेटे पर फायरिंग हुई है। बदमाशों ने युवक को 3 गोली मारी है। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में युवक को भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। और अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दिल्ली से खबर है, जहां दिल्ली में अध्यक्ष भी रहे शिवराज जी पाटिल जी का 12 दिसंबर 2025 को महाराष्ट्र के लातूर में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये सभा शिवराज वी पाटिल जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण,
कल दिनांक 13 दिसंबर को हमारे संसद भवन पर वर्ष 2001 में कायरतापुर हमले के 24 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस दिन आतंकवादियों ने हमारे लोकतंत्र के पवित्रतम स्थल तथा भारत की संसद पर हमला किया था। संसद भवन की सुरक्षा में तैनात हमारे वीर सुरक्षा बलों द्वारा इस हमले को सफलतापूर्ण नाकाम कर दिया था। आतंकवादियों के उस हमले को बहादुरी से सामना करते हुए संसद सुरक्षा सेवा, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस के 8 सुरक्षा कर्मियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। इस आतंकवादी हमले में CPWD के एक कर्मचारी भी शहीद हुए थे। ये सभा 13 दिसंबर 2001 के आतंकवादी हमले में संसद भवन की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त सभी अमर शहीदों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं एवं उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच पे धड़क और मैं हूं आपके साथ साक्षी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री बचूलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में OTS परिसर में आयोजन किया जा रहा है। OTS परिसर के नेहरू भवन में आयोजन हुआ है। भगवंत सिंह मेहता सभागार में आज सुबह 11:50 पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। प्रेस ब्रीफिंग होगी और यहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग के बाद मुख्यमंत्री बचूलाल शर्मा दोपहर 1 बजे विकास रथों को रवाना करेंगे। OTS परिसर से विकास रथों को भी हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री बचूलाल शर्मा और हरी झंडी दिखाकर विकास रथों को रवाना करेंगे। तो आज 2 साल पूरे होने पर, राज्य सरकार के 2 साल पूर्ण होने पर प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी। भगवंत सिंह मेहता सभागार में आज 11:50 पर प्रेस ब्रीफिंग होगी। मुख्यमंत्री बचूलाल शर्मा प्रेस ब्रीफिंग करेंगे और प्रेस ब्रीफिंग के बाद दोपहर 1 बजे विकास रथों को मुख्यमंत्री बचूलाल शर्मा जो है वो रवाना करेंगे। और अब बीकानेर से खबर है, जहां लावारिस मिली कार में 44 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया गया है। सुजान देसर क्षेत्र में ये कार जो है वो कार लावारिस हालत में पड़ी मिली। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। कार की तलाशी में पुलिस को डोडा पोस्ट मिला। पुलिस ने कार और डोडा पोस्ट जब्त कर लिया है। कार गंगा शहर निवासी देव किशोर स्वामी के नाम से रजिस्टर है। गंगा शहर थाना अधिकारी परमेश्वर सुथार अब इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। तो बीकानेर से खबर है, जहां एक कार लावारिस मिली और जैसे ही कार को खड़ी देखा, यहाँ पर ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो पुलिस ने उस कार से 44 किलो डोडा पोस्ट जो है वो बरामद किया और पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच अब शुरू कर दी है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से खबर है, जहां तोलियासर भैरव मंदिर का दानपात्र खुला मिला। 47 लाख का चढ़ावा यहां पर मिला है। 2 दिन तक गिनती का काम चला। CCTV कैमरों की निगरानी में यहां पर गिनती की गई। SDM शुभम शर्मा की मॉनिटरिंग में 7 अधिकारियों की टीम यहां पर बनाई गई। हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रशासन मंदिर की देखभाल कर रहा है। तो मंदिर का दानपात्र खोला गया। 2 दिन तक गिनती का काम यहां पर चला है। CCTV कैमरों की निगरानी में दानपात्र के पैसों की गिनती की गई है। तो श्री डूंगरगढ़ से खबर है, जहां मंदिर का दानपात्र खुला है। तोलियासर भैरव मंदिर का दानपात्र यहां पर खुला है। 47 लाख का चढ़ावा मिला। 2 दिन तक पैसों की गिनती का काम यहां पर चला। हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रशासन इस पूरे मंदिर की देखभाल कर रहा है। चिरावा थाना पुलिस ने 2018 के जानलेवा हमले के मामले में 7 साल से फरार चल रहे आरोपी सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया। सुशील ने मई 2018 में अपने भाई रविंद्र पर घर में घुसकर कुल्हाड़ी से हमला किया था, जिसमें उसे गंभीर चोटें आई थी। वारदात के बाद से आरोपी फरार चल रहा था और राजगढ़ की एक गौशाला में छिपकर काम कर रहा था। सूचना मिलने पर चिरावा पुलिस ने गांव ओस्टू में घेराबंदी कर आरोपी को अब पकड़ लिया है। थानाधिकारी आशाराम गुर्जर ने मामले की पुष्टि की है।
तो चुरावा से खबर है, जहां पुलिस ने 7 साल से फरार चल रहे जानलेवा हमले के आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 2018 में अपने भाई पर कुल्हाड़ी से हमला किया था और अब वह राजगढ़ की एक गौशाला में छुप कर रह रहा था, वहां काम कर रहा था। पुलिस ने गांव ओस्टो में घेराबंदी की और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। श्रीमती अंजू देवी निवासी ओस्टो ने अपने साथ मारपीट, लड़ाई झगड़ा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें अनुसंधान किया गया और जानलेवा हमले का सुशील कुमार पुत्र फूलचंद स्वामी निवासी ओस्टो को दोषी पाया गया। वारदात के बाद से ये आरोपी सुशील कुमार पिछले लगभग 8 वर्षों से फरार था और इसकी फरारी पर हमारे द्वारा साक्ष्य का संकलन किया गया और मुखबिर मामूल किया गया। मुखबिर की सहायता से हमारे द्वारा उक्त अभियुक्त सुशील कुमार को गिरफ्तार किया गया है। सिकराय में विधायक विक्रम बंशवाल ने सुबह के समय नगर पालिका क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। मानपुर रोड, एसडीएम ऑफिस रोड और तहसील परिसर सहित कई स्थानों पर उन्होंने सफाई, सड़क स्थिति और मूलभूत सुविधाओं की जांच की। कमियां मिलने पर अधिकारियों को तुरंत सुधार के उन्होंने निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान विधायक ने स्थानीय लोगों के साथ चाय पर चर्चा की और उनकी समस्याओं को भी सुना। उन्होंने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र में स्वच्छता और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना उनकी शीर्ष प्राथमिकता है। साथ में कई जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और अब सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां नेशनल हाईवे 27 पर 2 कारों के आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में कार में सवार 4 लोगों को चोट आई है। घटना के बाद दोनों कारों के आगे के जो हिस्से हैं वो क्षतिग्रस्त यहां पर हो गए हैं। शहर पुलिस और एनएचआई की ट्रूथ पेट्रोलियम टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्रेन को मौके पर बुलाया और गाड़ियों को हटाने का कार्य किया गया। शहर थाना क्षेत्र धर्मकाटा के सामने सर्विस रोड पर यह पूरा हादसा हुआ है। तो आबू रोड से खबर है, जहां 2 कारों के आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। कार में सवार लोगों को इस हादसे में हल्की चोटें आई हैं। शहर पुलिस और एनएचआई की रूट टीम, पेट्रोलियम टीम मौके पर पहुंची। कारों को हटाने का कार्य किया जा रहा है। हादसे में कार सवार 4 लोगों को यहां मामूली चोटें आई हैं और यह हादसा इतना भीषण था कि दोनों कारों का आगे का हिस्सा इसमें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सुमेरपुर में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नेपाल सिंह पावा ने स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत पर क्षेत्र की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पावा ने कहा कि सुमेरपुर और आसपास के गांवों में चोरियों की वारदात लगातार बढ़ रही है, लेकिन पुलिस की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं दिख रही। उन्होंने महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, बजरी माफिया की सक्रियता और एसडी ड्रग्स सहित अन्य अवैध गतिविधियों पर भी चिंता जताई है। पावा ने कहा कि पहले कहा जाता था कि बजरी का पैसा ऊपर तक जाता है, अब जब विधायक स्वयं मंत्री हैं तो सामने आए कि यह पैसा कहाँ जा रहा है। पावा ने बताया कि क्षेत्र में कई विकास कार्य, खासकर सड़कें, बजट के अभाव में ठप पड़ी है, जिससे आमजन को भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि मंदिरों में हो रही चोरी की घटनाओं का शीघ्र खुलासा नहीं हुआ तो ग्रामीण तखतगढ़ थाने का घेराव करेंगे। पिछले कई दिनों में करीब हर पंचायत में चोरी की वारदात का पता चल रहा है। अभी हम मेरे स्वयं के गांव पावा में कंटिन्यूस 4 मंदिरों के ताले तोड़े गए और बारूंदा है, नौवी है, काफ़ी बांकली है, काफ़ी गांवों में ताले तोड़े गए, चोरियां हो रही है और प्रशासन या पुलिस प्रशासन कह लो बिल्कुल नींद में है। न तो कोई आज तक कोई चोरी का पता चला है। आज 5-7 दिन होने आए, पावा के ताले तोड़े गए मंदिरों के, उसका भी आज तक पता नहीं चला है। अभी परसों की रात को भी ताला तोड़ा गया एक मंदिर में और ले दे के साहब एक ही जवाब मिलता है, कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है, पर आज दिन तक न तो कोई चोर पकड़ा गया है। और मैं स्पष्ट शब्दों में पुलिस प्रशासन को कहना चाह रहा हूँ कि आप जल्द से जल्द इनका चोरियों का पता लगाए, अन्यथा तखतगढ़ थाने का घेराव पावा ग्रामीणों द्वारा जरूर किया जाएगा। पिछले कई दिनों में
हरनौत उपखंड में नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन स्वयंसेवकों की भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने राजस्व मंत्री हेमंत मीणा को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि आपदा कार्यों के लिए शारीरिक रूप से सक्षम युवाओं की आवश्यकता होती है, लेकिन इस बार नियमों की अनदेखी की जा रही है। आरोप है कि 25% अभ्यर्थियों का चयन बिना किसी शारीरिक परीक्षण के किया गया है, जबकि बाकी उम्मीदवारों की केवल दौड़ करवाई गई है। कई 45 वर्ष से अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों के नाम भी तैयार सूची में शामिल हैं। प्रक्रिया कार्यालय में बैठकर मनमाने तरीके से संचालित होने और केवल चुनिंदा अभ्यर्थियों को बुलाने का भी यहां आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने सभी अभ्यर्थियों का समान नियमों के तहत शारीरिक परीक्षण कराने और भर्ती को रोककर जिला स्तर पर पुनः शुरू करने की मांग की है। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने जांच और आवश्यक कार्रवाई का यहां ग्रामीणों को आश्वासन दिया है। श्रीमाधोपुर में चोरी की लगातार बढ़ती वारदातों से व्यापारी और आमजन दहशत में है। सब्जी मंडी स्थित विनायक फुटवियर दुकान और पास के गोदाम में चोरों ने धावा बोलकर करीब 25,000 रुपए नगद और जूते चप्पलों के 4 कार्टून यहां से पार कर लिए हैं। कुल मिलाकर करीब 50,000 रुपए का नुकसान यहां पर दुकानदार को हुआ है। दुकानदार मोहित शर्मा ने बताया कि सुबह दुकान पहुंचने पर गेट टूटा मिला। गोदाम में बने सभी मकानों के गेट खुले थे और छत के रास्ते चोर भीतर घुसे थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही अनाज मंडी में 16 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की बड़ी वारदात यहां पर हुई थी। लगातार हो रही चोरियों से पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर यहां सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं यहाँ पे सुबह देखने आया तो यहाँ पे गोदाम के ताले टूटे हुए पड़े थे और किवाड़ तोड़ के चोर 25,000 रुपये ले गया और 4 कार्टून चप्पल। और अब टोंक से खबर है, जहां टोंक में डीएसटी की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली है। डीएसटी की 4 दिन में 5वीं बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। साइबर फ्रॉड के मामले में विजय यादव को पकड़ा गया है। 65 लाख रुपए के साइबर फ्रॉड का खुलासा यहां हुआ है। आरोपी से एक कार, कई पासबुक, एटीएम भी बरामद किए गए हैं। आरोपी से डेबिट कार्ड और मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। आरोपी फर्जी ट्रेड लिंक बनाकर व्हाट्सएप लिंक का प्रयोग करता था। फर्जी सिम से लोगों को लालच देकर धोखाधड़ी करता था। आरोपी साइबर फ्रॉड में बड़ी राशि लेने के कई खुलासे यहां पर हुए हैं। देर रात सदर इलाके में उनियारा रोड पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। टोंक से खबर है, जहां 65 लाख रुपए के साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ है। टोंक में डीएसटी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। डीएसटी की 4 दिन में 5वीं बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। तो साइबर फ्रॉड के मामले में डीएसटी टीम को बड़ी सफलता मिली है। 65 लाख रुपए के साइबर फ्रॉड को यहां खुलासा हुआ है। तो टोंक में डीएसटी टीम की लगातार कार्रवाई, डीएसटी की 4 दिन में 5वीं बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। साइबर फ्रॉड के मामले में विजय यादव को गिरफ्तार किया गया है। 65 लाख रुपए के साइबर फ्रॉड का डीएसटी टीम ने यहां खुलासा किया है। तो टोंक में डीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई, ताबड़तोड़ कार्रवाई, डीएसटी की 4 दिन में 5वीं बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। साइबर फ्रॉड के मामले में विजय यादव को गिरफ्तार किया गया है। 65 लाख रुपए के साइबर फ्रॉड का यहां खुलासा किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कजोड़ मेरे साथ जुड़ गए हैं। कजोड़, डीएसटी की 4 दिन में बड़ी कार्रवाई टोंक में देखने को मिली है। 65 लाख के साइबर फ्रॉड का यहां डीएसटी टीम ने खुलासा किया है। क्या कुछ अधिक जानकारी? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, डीएसटी टीम की एक बार फिर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। डीएसटी टीम ने बीते 4 दिनों में 5 बड़ी कार्रवाई की है। बात करें साइबर फ्रॉड के मामले में विजय कुमार नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। वही सबसे बड़ी बात यह है कि जो 65 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड था उसका भी खुलासा किया गया है। आरोपी की से कार, पासबुक, एटीएम सहित अन्य सामान जब्त किया गया है। और बात करें तो आरोपी से डेबिट कार्ड, मोबाइल भी जब्त किया गया है।
आरोपी फर्जी ट्रेड लिंक बनाकर व्हाट्सएप के जरिए लोगों से पूरा मामले को अंजाम देता था और इसको लेकर लगातार पुलिस गहनता से जांच कर रही थी, जिसके बाद पुलिस ने जो साइबर डीएसटी टीम ने है कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोचा है। इतना ही नहीं, और भी कहीं बड़े खुलासे होने की संभावना है। और बात करें तो अभी पिछले दिनों मुनियारा में किया गया था, जिसके बाद नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी और इसके बाद जो डीएसटी प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी है उसके नेतृत्व में आज फिर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सबसे बड़ी बात यह, एक के बाद एक हो रही कार्रवाई से जो चाहे नशा को जुड़े हुए लोग हो, चाहे साइबर से जुड़े हुए लोग हो, उनमें एक बड़ा हड़कंप देखने को मिल रहा है। जी तो टॉक में डीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। डीएसटी की 4 दिन में 5वीं बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। साइबर फ्रॉड के मामले में युवक को गिरफ्तार किया गया है। 65 लाख रुपए के साइबर फ्रॉड का भी यहां खुलासा हुआ है। और इसी बीच झुंझुनू से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नवलगढ़ इलाके के खिरोड में फायरिंग हुई है। फायरिंग से एक की मौत हो गई है और अन्य लोग यहां घायल हो गए हैं। सूचना पर गोठड़ा पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। फायरिंग को लेकर कारणों का अभी तक खुलासा यहां पर नहीं हो पाया है, लेकिन फायरिंग के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। तो झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर, झुंझुनू इलाके में फायरिंग हुई है। फायरिंग से एक की मौत हो गई है, कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर गोठड़ा पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। हालांकि अभी तक फायरिंग को लेकर कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फायरिंग के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। तो झुंझुनू से बड़ी खबर, ज्यादा जानकारी के लिए सुजीत मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत, झुंझुनू में नवलगढ़ इलाके में खिरोड में एक फायरिंग हुई है, एक युवक की, एक व्यक्ति की इसमें मौत हो गई है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि झुंझुनू के नवलगढ़ इलाके के खिरोड के अंदर फायरिंग हुई है। फायरिंग से एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 अन्य है वो घायल हुए हैं। सूचना पर गोठड़ा पुलिस है वो मौके पर पहुंची है और फायरिंग के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया कि किस कारण फायरिंग हुई है, लेकिन फायरिंग के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है, दहशत फैल गई है और वहीं पुलिस की जो टीमें हैं अलग अलग टीमें गठित करके पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जी क्या कुछ ये पूरा मामला क्यों, ये कैसे फायरिंग हुई, किन लोगों के बीच फायरिंग हुई, इसको लेकर क्या अपडेट है सुजीत? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि फायरिंग के बाद एक की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य जो घायल बताए जा रहे हैं और फायरिंग किन कारणों को लेकर हुई है अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन फायरिंग के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं पुलिस के आला अधिकारी भी वहां मौके पर मौजूद है और फायरिंग किन कारणों से हुई है उसकी तहकीकात में लगे हुए हैं। जी सुजीत, चलो कारणों का खुलासा यहाँ पर नहीं हो पाया, लेकिन फायरिंग करने वाले कौन थे, क्या इसका खुलासा यहाँ पर हो पाया है? जी बिल्कुल, बता दूं कि अभी तक फायरिंग किसने की है और किस कारणों से की है इसका खुलासा नहीं हो पाया और जो फायरिंग करने वाले हैं वो मौके से फरार हो चुके हैं। पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है और उनकी धरपकड़ के लिए अलग अलग टीमें गठित की हुई है। और जिसकी मौत हुई है उसकी क्या पहचान हो पाई है सुजीत? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस उसकी पहचान के भी प्रयास कर रही है और वहीं जो घायल है उनका हॉस्पिटल के अंदर इलाज जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो झुंझुनू से बड़ी खबर, जहां झुंझुनू के नवलगढ़ इलाके में फायरिंग हुई है। फायरिंग होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, कई लोग इस फायरिंग में घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वही जो फायरिंग करने वाले आरोपी है वो मौके से फरार हो गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, आरोपियों की तलाश की जा रही है। हालांकि फायरिंग के कारणों का भी अभी तक यहाँ खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। फायरिंग वाले कौन थे, फायरिंग करने वाले कौन थे और किस कारणों से फायरिंग हुई, इसकी अब पुलिस जांच में जुट गई है। तो झुंझुनू से खबर है, जहां नवलगढ़ इलाके में फायरिंग हुई है। फायरिंग से एक की मौत हो गई है, कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। तो सूचना पर गोठड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। फायरिंग को लेकर कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है और फायरिंग होने से इलाके में हड़कंप मच गया है। एक
की यहाँ पर मौत हो गई है, अन्य लोग इसमें घायल हो गए हैं। आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आरोपियों की पहचान की जांच यहां पर की जा रही है और फायरिंग के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। पुलिस मौके पर मौजूद है। लगातार पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो झुंझुनू के नवलगढ़ में फायरिंग हुई है। तो देखिए, झुंझुनू से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां नवलगढ़ इलाके में फायरिंग हुई है। दर्दनाक घटना यहां पर हुई है। फायरिंग में एक की मौत हो गई है, अन्य लोग इसमें घायल हो गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। तो फायरिंग से इलाके में सनसनी फैल गई है, हड़कंप मच गया है। हालांकि अभी तक फायरिंग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मौके पर मौजूद है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आरोपी फायरिंग करके मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश लगातार कर रही है। वहीं अब आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां आरआईसी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। उनके साथ मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी कार्यक्रम में मौजूद है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जयपुर से लाइव, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आरआईसी पहुंचे हैं। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद है, मंत्री जोगाराम पटेल मौजूद है। वहीं मुख्य सचिव भी आरआईसी में मौजूद है। तो आरआईसी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। नवाचार दिवस स्टार्टअप कॉन्क्लेव यहां पर हो रहा है। कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद है। तो विधि मंत्री जोगाराम पटेल मौजूद है। वहीं मुख्य सचिव वी श्रीनिवास भी कार्यक्रम में मौजूद है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां सरकार के 2 साल पूरे होने पर कॉन्क्लेव हो रहा है। कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में कार्यक्रम हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद है। तो मंत्री जोगाराम पटेल भी यहां पर मौजूद है। उसके अलावा मुख्य सचिव वी श्रीनिवास भी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तो आरआईसी से सीधी लाइव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां राज्य सरकार के दूसरी वर्षगांठ पूरे होने पर कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है। नवाचार दिवस स्टार्टअप कॉन्क्लेव का यहां आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और इसी के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद हैं। मंत्री जोगाराम पटेल मौजूद है। राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो जयपुर से लाइव तस्वीरें, जयपुर आरआईसी से लाइव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में मौजूद है। राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। नवाचार दिवस स्टार्टअप्स कॉन्क्लेव का आयोजन यहां पर हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर रहे हैं। तो जयपुर आरआईसी से लाइव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज बैक टू बैक कार्यक्रम रहने वाले हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ओटीएस परिसर में जाने का कार्यक्रम है, जहां प्रेस ब्रीफिंग होगी। उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां से विकास रथों को रवाना करेंगे। और अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में मौजूद हैं और यहाँ राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है।
तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में एक RIC से लाइव तस्वीरें। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा कॉन्क्लेव में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा है। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के साथ मुख्य सचिव वी श्रीनिवास मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर उनके साथ मौजूद हैं और वहीं मंत्री जोगाराम पटेल भी कार्यक्रम में उपस्थित है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा कार्यक्रम में मौजूद है। तो सचिव सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर, आयुक्त और स्पेशल सेक्रेटरी सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग श्री हिमांशु गुप्ता और टाई के प्रतिनिधि श्री अजय डाटा जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्मानित मंच से अनुरोध दीप प्रज्वलन के लिए। और इस वक्त हमें उजालों की दस्तक सुनाई दे रही है। आइए प्रकाश के पुंज दीप की पच्चाप सुन लें। ज्योति का अनुष्ठान करें। दीप प्रज्वलन की रस्म अदायगी और दीप का प्रज्वलन जब ऐसे संकल्पवान करों के द्वारा हो रहा हो तो सुनिश्चित है कि सहस्त्र भाव प्रकाश किरणों से आज राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का ये सभागार ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र भी प्रकाशित होगा। आज हम अंधेरों में नहीं हैं, अंधकार में नहीं हैं, निराशा में नहीं हैं, लेकिन दीप अंधेरों को भगाने के लिए ही नहीं है, उजालों को बढ़ाने के लिए भी जलाया जाता है। दीप ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता को द्विगुणित करने के लिए भी जलाया जाता है। ये दमकती लौ एक संदेश आप सब तक, उस सर्वोच्च शक्ति को धन्यवाद देने के लिए दीप का प्रज्वलन। और आइए करते हैं स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान और अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी के स्वागत के लिए डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर, शासन सचिव महोदय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग। आपसे अनुरोध, माननीय को ये जामिया का सुंदर नन्हा सा पौधा सुंदरता को लिए हुए और ऑक्सीजन को फैलाता हुआ हरियाली, खुशहाली, वृद्धि और समृद्धि का प्रतीक ये नन्हा पौधा और उसके साथ ही ये राजस्थानी कला, ये स्मृति चिन्ह। माननीय मंत्री सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी के स्वागत के लिए श्री हिमांशु गुप्ता, आयुक्त और विशिष्ट शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग। ये नन्हा पौधा और उसके साथ ये स्मृति चिन्ह। अनुरोध माननीय मंत्री संसदीय कार्य, विधि और कानूनी मामला श्री जोगाराम पटेल जी के स्वागत के लिए श्री RL सोलंकी, तकनीकी निदेशक संयुक्त सचिव सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग। हृदयस्थ और अंतस्थ भावों से स्वागत कर रहे हैं हम अपने अतिथियों का। और हमारे बीच हैं मुख्य सचिव राजस्थान श्री वी श्रीनिवास जी। आपके स्वागत के लिए पुनः अनुरोध श्री हिमांशु गुप्ता जी, आयुक्त और विशिष्ट शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग। और हमारे बीच हैं टाई के रिप्रेजेंटेटिव अजय डाटा जी। आपके स्वागत के लिए अनुरोध श्री अनिल कुमार जी, निदेशक तकनीकी कार्यकारी निदेशक। आप अजय डाटा जी का स्वागत करें, सम्मान करें। हमने माननीय का और अतिथियों का हृदयस्थ और अंतस्थ भावों से स्वागत किया, सम्मान किया
और स्वागत के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। विनम्र अनुरोध करना चाहेंगे डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर, सचिव सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग राजस्थान, स्वागत उद्बोधन के लिए और कार्यक्रम का परिचय भी हम तक पहुंचाए। और उसके पहले आप अपना उद्बोधन प्रदान करें। आइए देखते हैं आईटी की एक छोटी सी वीडियो फिल्म। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 दशक पहले देश में डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की। इस पहल ने देश में एक ऐसी डिजिटल क्रांति को जन्म दिया जिसने डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी और नॉलेज इकोनॉमी के मायने ही बदल दिए। इस मिशन को साकार करने में देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हर कदम पर आगे रहा है। चाहे 8 करोड़ निवासियों को स्वास्थ्य बीमा की सुरक्षा देनी हो, हर महीने 1 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा खाते में देना हो, या फिर 600 से ज्यादा सेवाएं घर बैठे प्रदान करनी हो, राजस्थान सरकार ने एक ऐसा आईटी तंत्र विकसित किया जो आम जन और सरकार के बीच सुशासन का माध्यम बना। राज्य सरकार युवाओं को टेक्नोलॉजी आधारित समाधानों के लिए बिजनेस मॉडल्स विकसित करने के लिए भी लगातार प्रेरित कर रही है। राजस्थान का आई स्टार्ट आज स्टार्टअप्स, रूरल इनोवेटर्स, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स, इन्वेस्टर्स और मेंटर्स के लिए देश का अग्रणी स्टार्टअप प्रोग्राम है। पूरे राज्य में हब एंड स्पोक मॉडल पर इंक्यूबेशन सेंटर्स स्थापित किए गए हैं। अब सरकार ने आई स्टार्ट की जिला स्तर तक पहुंच सुनिश्चित करते हुए आई स्टार्ट स्कूल लॉन्च पैड्स भी शुरू किए हैं। इसका लक्ष्य युवा इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाना है ताकि उनका आइडिया आगे चलकर रियल स्टार्टअप में बदले। अब तक 3000 से ज्यादा संस्थाओं के 1 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को इस प्रोग्राम से जोड़ा जा चुका है। नॉन टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स को भी इस मिशन में शामिल करते हुए आई स्टार्ट ने 48 प्रमुख सेक्टर्स और 162 सब सेक्टर्स में 7000 से अधिक स्टेट ग्रोन स्टार्टअप्स को पहचान दी है। 1000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ 43,000 से अधिक जॉब्स क्रिएट हुए हैं। राज्य सरकार ने पात्र स्टार्टअप्स को 5 करोड़ रुपए तक की इक्विटी फंडिंग के लिए 100 करोड़ रुपए के फंड ऑफ फंड्स की घोषणा की है। आई स्टार्ट रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स को राज्य के ई बाजार पोर्टल से जोड़ा गया है और विभागों के लिए पारंपरिक टेंडर प्रक्रिया के बिना 25 लाख रुपए तक के वर्क ऑर्डर जारी करने का प्रावधान भी किया गया है। राज्य सरकार ने 25 करोड़ रुपए के कॉर्पस फंड और स्टार्टअप्स के लिए सब कॉन्ट्रैक्टिंग की घोषणा भी की है। राजस्थान में पहली बार एबीजीसी एक्सआर पॉलिसी, अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलरेटर्स, बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम जैसे नवाचार हमारे स्टार्टअप्स के लिए नई संभावनाएं पैदा करेंगे, जो आइडियाज के दम पर दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आप सभी लोगों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। नवाचार दिवस स्टार्टअप कॉन्क्लेव मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आप सभी लोगों की ओर से हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा। साथ में माननीय मंत्री महोदय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, माननीय मंत्री महोदय संसदीय कार्य, विधि और कानूनी मामलात, मुख्य सचिव महोदय, टाई के प्रतिनिधि, आप सभी का इस नवाचार दिवस पर मैं स्वागत करता हूं। साथ में मैं यहाँ पर उपस्थित सभी युवा, प्रदेश के सभी स्टार्टअप प्रतिनिधिगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, मेरे साथी अधिकारी, विभागीय अधिकारी एवं सोशल मीडिया के माध्यम से
जुड़े सभी साथियों का भी मैं स्वागत करना चाहता हूं। आज राजस्थान विकास के एक नए युग के द्वार पर खड़ा है। भारत के सबसे बड़े राज्य के रूप में हमें अपनी विरासत पर गर्व है। साथ ही हमें प्रदेश की प्रतिभाशाली युवा शक्ति पर भी गर्व है। हमारा विजन स्पष्ट है। हम ऐसा राजस्थान बनाना चाहते हैं जहां इनोवेशन विकास को आगे बढ़ाए, जहां टेक्नोलॉजी उद्योग को मजबूत करे और जहां हमारे युवा हमें समृद्ध भविष्य की ओर ले जाए। मैं पुनः आज इस विचारों के उत्सव में आप सभी का स्वागत के साथ साझा करते हैं स्टार्टअप्स की सफलता की कहानियां जो आपको प्रेरित करेगी। और इस क्रम में सबसे पहले हम आवाज दे रहे हैं चित्रा गुरनानी डागा, सह संस्थापक और सीईओ थ्रिलोफिलिया। आप थ्रिलोफिलिया की को फाउंडर हैं, सीईओ है। क्यूरेटेड एक्सपीरियंशियल ट्रैवल के लिए भारत का लीडिंग प्लेटफॉर्म है। चित्रा ने 2009 में थ्रिलोफिलिया की शुरुआत की थी। थ्रिलोफिलिया की को फाउंडर है, सीईओ है। क्यूरेटेड एक्सपीरियंशियल ट्रैवल के लिए भारत का लीडिंग प्लेटफॉर्म है। चित्रा ने 2009 में थ्रिलोफिलिया की शुरुआत की थी। इसका विजन ट्रैवल को ज्यादा इमर्सिव, मीनिंगफुल बनाना था। ऐसा ब्रांड बनाने के लिए जानी जाती है जो टेक्नोलॉजी, स्टोरी टेलिंग और ह्यूमन कनेक्शन को मिलाता है। 2025 में आपको फेस ऑफ फ्यूचर ट्रैवल के तौर पर सम्मानित किया गया था। चित्रा गुरनानी डागा। Namaste everyone. It's truly an honor to be here at Rajasthan International Center today with the Honorable Chief Minister and all the senior officials of Rajasthan government here in front of me, founders, innovators, thought leaders of the industry and some budding entrepreneurs. Thank you so much for this opportunity. My name is Chitra Gurnani Daga and I'm the co-founder and CEO of Thrilophilia, a company that started with a dream, a laptop and 2 people, precisely, Abhishek and myself. Today we are a tech platform that curates experiences, activities and holiday packages across 55 countries. I've been born and raised in Jaipur, and which is why you see me today here in Jaipur. I left Jaipur in 2002 after my 12th to study in Dhirubhai Ambani Institute in Ahmedabad, engineering. From there I went to Bangalore, worked with tech giants like Infosys and SAP. From there I decided to pursue MBA from the top league college, ISB Hyderabad. After my MBA at ISB, I made up my mind कि थ्रिलोफिलिया को ही फुल टाइम चलाएंगे। तब तक थ्रिलोफिलिया स्टार्ट कर लिया था, छोटा मोटा कुछ हो रहा था बैंगलोर में, पर हमने डिसाइड किया कि इसको फुल टाइम चलाएंगे। 2011 में ISB कैंपस प्लेसमेंट प्रोसेस से साइन ऑफ किया एंड वेंट ऑन टू रन थ्रिलोफिलिया फुल टाइम। इट स्टार्टेड इन बैंगलोर बिकॉज दैट्स वेयर वी वर वर्किंग। 2011 से 2016 हमने बैंगलोर में थ्रिलोफिलिया को चलाया। Bangalore is the startup capital of India. It is the place where you get easy access to money, you get easy access to the best talent of the country, you get investors. हमने 2 फंडिंग राउंड्स रेज किए और बहुत इजी क्विकली रेज हुए। हमारे पास कॉलेज टैक्स थे, अभिषेक इज फ्रॉम IIT, आई एम फ्रॉम ISB. फंडिंग वाज इजी फॉर अस देयर। आफ्टर रेजिंग मनी, एक और बात बताती हूँ इस बीच में। जब से मैंने जयपुर छोड़ा था, बैंगलोर में 7-8 साल काम कर लिया, आई मेड दिस पॉइंट टू मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स एंड कजन्स हु वर फ्रॉम जयपुर एंड वर वर्किंग देयर, हम जयपुर जाके कुछ क्यों नहीं करते। और बातचीत होती थी, कहते थे यार इतना टेक है, ये है, कुछ नहीं हो सकता। एंड आई टोल्ड देम आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, बट आई एम गोइंग टू गो बैक टू जयपुर वन डे एंड दैट्स व्हाट्स गोइंग टू हैपन, यू विल सी समडे। एंड देन केम 2016 when the organization came to a point where the investor raised money was almost running out. हमारा रनवे कम हो रहा था, नेक्स्ट राउंड ऑफ फंड रेजिंग हार्ड हो गया था। एंड दैट्स व्हेन वन डे आई सैट डाउन थिंकिंग कि क्या करना है।
Most of the investors have given up on the model and they're saying, nahi ho raha Chitra, next fundraise, let's shut down. And that was the time I said कि एक वादा मैंने अपने आप को किया था कभी कि जयपुर लौटेंगे. So let's give Jaipur a shot. 2016, we started in Jaipur again with a 15-member team. We started from RICO. Today we are a 700-member team. I think 2016 से आज जयपुर बहुत बदल गया. When we came, there was curiosity, right? Today, I see co-founding workspaces, I see hackathons, I see tech meets happening, I see startup events like this happening under the able leadership of our government and Honorable Chief Minister. There has been a lot of development that is clearly happening. Policy reformations have happened. Things have become way better than where we were back in 2016. But I would also like to say a few things जो हमें यूनिक लगी थी जब हम जयपुर आए थे. 3 चीज़ें हमें मिली. Focus, a no distraction environment to sit down and build what you want to build. Stability, because there is young talent in the city. It's full of academic institutions around. आपको excellent young talent मिलता है जो opportunity की कदर करता है जो आप यहाँ provide करते हैं, unlike your counterparts in Karnataka or Bangalore or any other place. Which is why I think these 2 and 3, and the third thing, just closing note here, the support that your homegrown government gives you, the homegrown people give you, encourages and motivates you to move forward and build better. So I think these 3 things enabled us to move forward. Thank you so much. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा गुरनानी डागा जी, आपकी इस सक्सेस स्टोरी को आपने हमारे साथ साझा किया. और इस सक्सेस स्टोरी में, इस क्रम में अगला नाम श्री तुषार सुहालका, संस्थापक और CEO IEGRIP. आपका स्टार्टअप ऐसा स्टार्टअप जो सस्टेनेबल हाई क्वालिटी रिट्रेडिंग सॉल्यूशंस के जरिए भारत की टायर इंडस्ट्री में क्रांति ला रहा है. आपके लीडरशिप में रीग्रिप में एक भरोसेमंद नेशनल ब्रांड बन गया है जिसकी वैल्यूएशन 125 करोड़ रुपए है, जिसके जाने माने इन्वेस्टर और बॉलीवुड आइकॉन सुनील शेट्टी जी का सपोर्ट है. श्री तुषार सुहालका. Good morning, everyone. Mannya Mukhyamantri ji, Honorable Rathore sir, and the respected dais. Thank you so much for considering us here today. मैं बताना चाहूँगा कि रीग्रिप की शुरुआत मैंने 2021 में करी थी सर. पीक कोविड था, सेकंड वेव थी, और शुरुआत मैं उदयपुर से हूँ. और मैंने ये सोचा कि, और मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ सर, इससे पहले मैंने कोई बिज़नेस नहीं किया, ये मेरा फर्स्ट बिज़नेस है. तो 31 साल की उम्र में सर मैंने ये डिसीजन लिया कि अगर अभी कर लूँगा तो कर लूँगा, शायद आगे ना कर पाऊँ. शादी थी सर 2 जुलाई की 2021 को. 30 जून के दिन, शादी से 2 दिन पहले सर मैंने जॉब छोड़ी और कंपनी शुरू करने का डिसीजन लिया. शादी के 3 दिन बाद, क्योंकि टेक्निकली शादी वाले दिन अनएम्प्लॉयड तक नौकरी छोड़ चुका था, तो शादी के 3 दिन बाद सर शुरुआत करी रीग्रिप की. आइडिया बड़ा सिंपल सा था सर कि टायर वेस्ट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर, हर जगह हम आसपास देखते हैं, बट उसके ऊपर किसी ने फोकस नहीं किया, कभी उसने उसको स्टार्टअप की नज़र से नहीं देखा. सबको उसको लगता था कि ये तो एक ट्रेडिशनल बिजनेस है सर. तो हमने वहाँ से शुरुआत करी. हमने उसके अराउंड टेक बनाया कि कैसे हम टायर्स को पहचान सके कि पुराने टायर जो हैं क्या वो वापस से रीयूज़ हो सकते हैं और हम एक रीसाइकलिंग को स्टैंडर्डाइज तरीके से कर सकें. तो सर ये आइडिया आया. पहले हमने शुरुआत सर हरियाणा से करी, गुड़गांव लेके गए हम, जो कि सबसे बड़ी गलती थी सर. 1 साल मैं गुड़गांव रहा सर, बहुत अकेलापन फील हुआ, क्योंकि राजस्थान से जब आप हो और आप कहीं नए स्टेट में चले जाके हमने शुरुआत करी, तो इकोसिस्टम था. सब जने कहते हैं सर कि वहाँ पे आप एक स्टार्टअप कैपिटल है, सब कुछ है, बट एक कहीं ना कहीं सर वो मेंटोरिंग, वो गाइडेंस, वो सब मिसिंग था. तो हमने 2022 में ये डिसीजन लिया कि हम वापस घर वापसी करेंगे और हमने जयपुर को अपना बेस बनाया, हम वापस आए. iStart ने हाथ थामा सर हमारा वहाँ पे, और मैं उसके लिए DOIT का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमें सर
BTH के अंदर 2 साल तक हमें स्पेस दिया गया, इंक्यूबेशन जो हमारा भामाशाह टेक्नो हब है उसके अंदर सर 2 साल हमने हमारे जो 2022 से लेके 2024 बी एंड तक हमने 2 साल वहाँ पे बैठ के 2 जनों की टीम से सर 50 लोगों की टीम तक हमने जो बिल्ड किया पूरे नेशनल लेवल पे हमने वहाँ से किया। और इसके अलावा सर हमें आई स्टार्ट से फंडिंग का सपोर्ट मिला जो कि एक नए स्टार्टअप को सर बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएट करता है, क्योंकि सर वो हमारे को दूसरे स्टार्टअप्स कोई भी इन्वेस्टर्स जो है सर वो तब तक आपको भरोसा नहीं दिखाते जब तक कोई नहीं, तो गवर्नमेंट ने वो भरोसा दिखाया सर वो है। इसी के बीच में सर समय का अभाव होते हुए मैं ये भी ज़रूर बताना चाहूँगा सर कि राइजिंग राजस्थान पिछले साल हमने सर MOU साइन किया था, यही दिसंबर की बात थी सर, और वहाँ से लेके आज 1 साल हुआ है सर, और राइजिंग राजस्थान के अंदर हमें रीको की तरफ से लैंड मिली जो कि हमने अलॉटमेंट हुई डायरेक्ट अलॉटमेंट के अंडर में सर। हमारे को उसके बाद में राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भारत का सबसे बड़ा टायर रिसाइकलिंग प्लांट लगाने का लाइसेंस प्राप्त हुआ, और जो कि हम अभी लगाने सर हमारा कंस्ट्रक्शन काम चालू है। तो ये हम तो ये मानते हैं सर कि हमारा जो भी रीग्रिप आज 4 साल में है सर राजस्थान सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं और जो नीति है और सर उसी की वजह से है, और इतना जो एक्सीलरेटेड प्रोसेस 1 साल के अंदर सर लैंड का अलॉटमेंट प्लस लाइसेंस और सर यहाँ तक पहुँचना वो हमारे लिए सर एक अपने आप में उपलब्धि है। मैं तहे दिल से सर राजस्थान सरकार का, आई स्टार्ट का, रीको का और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का धन्यवाद देना चाहूँगा इसी के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तुषार सुवालका जी, बहुत संक्षेप में इतनी लंबी यात्रा को और इसकी चुनौतियों को हम तक पहुंचाया। सचमुच हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के मार्गदर्शन में युवा कर रहे हैं आई स्टार्ट के माध्यम से अपने सपनों को साकार। और आज के इस आयोजन में 333 स्टार्टअप्स को 10 करोड़ 79 लाख रुपए का फंड डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। उनमें से प्रतीकात्मक रूप से चुनिंदा स्टार्टअप्स को हम यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध, उन्हें अपने कर कमलों से चेक की राशि, फंडिंग राशि उन्हें अपने कर कमलों से प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और जितने भी स्टार्टअप्स हमने चुनिंदा 12 स्टार्टअप्स को यहाँ चुना है, मैं आप सबके नाम का उच्चारण यहाँ से नहीं कर रही हूँ, आप क्रमशः यहाँ आए और माननीय के कर कमलों से ये चेक की राशि ग्रहण करें। ये हैं हमारे युवा जिनके सपनों को साकार कर रहा है सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान। माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी के मार्गदर्शन में एक समूह छाया चित्र हमारे सभी स्टार्टअप्स के साथ। आइए स्मृतियों की संदूक में आज के इस छाया चित्र को कैद कर ले। बहुत लंबे समय तक ये देता रहेगा आपको प्रेरणा, विश्वास और संबल। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी स्टार्टअप्स जिन्हें आज यहाँ फंडिंग चेक की राशि वितरित की गई। आप सभी अपना आसन ग्रहण करें और हम आपको बता दें 4 से 6 जनवरी 2026 JECC जयपुर में राजस्थान डिजीफेस्ट और TIE ग्लोबल समिट का आयोजन राजस्थान सरकार करने जा रही है। इसके लिए एक टीजर तैयार किया गया है। श्री अजय डाटा जी टाई के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच है। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे आप माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए आमंत्रित करें कि वे अपने कर कमलों से इस टीजर का विमोचन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, मिनिस्टर राठौड़ जी, जोगाराम जी एंड राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में 3-4 बार मिलने के बाद एक कार्यक्रम बना
कि राजस्थान में ग्लोबल इवेंट आए और टाई ग्लोबल इवेंट यहाँ पर आ रहा है, 4-5-6 को हो रहा है। राजस्थान सरकार और टाई मिलकर के इस इवेंट को कर रही है। 100 से ज़्यादा स्पीकर्स, 10,000 से ज़्यादा लोग, अगर आप लोग उस पर रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर करिए। उसका टीज़र जो आप सब लोग को और प्रेरित करेगा आने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं निवेदन करूंगा कि वो सबके समक्ष रखें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लाभ उठा सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध, रिमोट का बटन दबाकर इस टीजर का विमोचन अपने कर कमलों से करें। हम आपको बता दें, देखते हैं छोटी सी वीडियो। नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है। राजस्थान के पास आधुनिक कनेक्टिविटी का नेटवर्क है, एक समृद्ध विरासत है, एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है और बहुत ही समर्थ युवा शक्ति भी है। राजस्थान का ये सामर्थ्य राज्य को इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाता है।